अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2 जून रोज़ जुमेरात शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत सी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। एक इमरान खान साहब का जो समी इब्राहिम के साथ इंटरव्यू है, उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज जनरेट हुई हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है इस मामले में ज़रा एहतियात से काम लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और बिल्कुल रिटायर्ड जनरल्स वगैरह सबसे मशवरा होना चाहिए, लेकिन इसमें पॉलिटिकल शख्सियात से भी ज़्यादा मशवरा होना चाहिए कि पॉलिटिकल वॉर कैसे लड़नी है। यहाँ शख्सियात से आपका झगड़ा है, उसका तरीक़ाकार और है। मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, आपके सामने क्या क्या बातें होती रही हैं यहाँ पर। ये वो मामला है जो देखने वाला। कंट्रोवर्सीज बहुत सी जनरेट की। यहाँ मैं वो चला रहा हूँ, इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की समी इब्राहिम के साथ। जो कुछ हुआ लॉन्ग मार्च वाले दिन, जिस तरीके से ब्रूटैलिटीज़ हुई, लोगों को मारा गया, आपको वर यू एक्सपेक्टिंग दैट? एक्सपेक्ट कर भी रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, हम जब सुबह निकले 25 को, तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई। मैं उस वक्त था कंटेनर में, तो मुझे पूरी तरह जो मुझे समझ आई, उन्होंने कहा कि आप रास्ते भी क्लियर कर दो, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का, और आप जिन लोगों को पकड़ा हुआ है उनको भी छोड़ दो। तो हम रिलैक्स कर गए। हमने समझा कि आप आराम से निकल जाएंगे, लेकिन हमारा मुकाबला मुझे तभी सोचना चाहिए माफियाज के साथ है। ये मुजरिम है इस कौम के, 30 साल से ये मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लूट रहे हैं। माफिया स्टाइल का माफिया ये होता है, या वो लोगों को ख़रीद लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं, या फिर उनको ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उनको दहशत फैलाते हैं, उनको ऊपर झूठे केसेस करते हैं, उनको मारपीट उनकी करते हैं ताकि लोग डर जाए इनसे। तो या ख़रीदते हैं या डराते हैं। तो वो जो माफिया स्टाइल ऑपरेशन हुआ उस दिन, बल्कि एक दिन पहले भी शुरू हो गया था, जब इन्होंने घरों में घुस गए लोगों के, औरतों को खौफज़दा। मुझे वो एक भूलता नहीं है, एक मेजर के ये घर चले गए और उसकी बेटी, छोटी माँ और बेटी 10 साल की। मैं सोच रहा था कि कौन सा मुल्क इस तरह की चीज़ें करता है। यानी कौन सा मुल्क अपने शहरियों से, एक जमहूरी हक है हमारा कि हम अपनी पुरअमन एहतजाज करें, कौन सा मुल्क अपने लोगों से ये हरकतें करता है जो इन्होंने उस दिन रात की। लोग जो हमने कहानियां सुनी, मैंने तो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं सुनी। यानी मुशर्रफ का जब दौर मुझे याद है, मुझे जेल में डाला उन्होंने, 7-8 दिन मैं जेल में भी रहा, जब मुशर्रफ ने क्रैक डाउन किया था, जब वो अदलिया की आज़ादी के चल रही थी वो। मुझे वो वहाँ कुछ भी नहीं था इस तरह। यानी डिक्टेटरशिप में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई जो इन्होंने की। और उसकी वजह देखें समी, ये लोग हैं मुजरिम। ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े ये शहबाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह, यानी टीवी के सामने इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, 14 कत्ल किए। मैं अस्पताल गया उसके बाद, तो वहाँ लोग पड़े हुए थे, किसी कमर में गोली लगी हुई है, वो पैरालाइज हुए हैं किसी, यानी 70-80 लोगों को गोलियां लगी। तो जो वो कर सकते हैं, और फिर मैं अब क्या कहूँ कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, यानी अगर वहाँ सजाएं इनको मिल जाती हैं, आप यकीन करें 3.5 साल हमारे दौर में मैं कोशिश करता रहा। मैं कही मॉडल टाउन का केस, तारुल कादरी से मैसेज भी आती थी, वो हम कहते थे वो स्टे ऑर्डर मिला हुआ था। इनकी ऐसी ग्रिप है, ये ऐसा माफिया है, ये बच जाते हैं। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस है, वो अभी इनका FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्कर नैन ने अभी बताया, जी सब बताया सारा। उसने कहा वो केस ही नहीं लगता था। हम भी 1 साल पहले इसको सजा हो जानी चाहिए था, वो केस ही नहीं लगता था, उसको डिले करने जाए, कभी उसकी कमर की दर्द पे महीने की डिले। तो इनकी एक नीचे तक जड़ें पहुंची हुई हैं कि माफिया है। तो इन्होंने ये कोशिश फिर की कि हमें भी वही खौफज़दा करने के लिए, ख़ास तौर पे देखें
आदमी कहता है चले ठीक है, मुझे तो जेल में डाल दो या जो भी करना है, लेकिन औरतें और मेरे बच्चे और बूढ़े, उनके ऊपर तो यानी उनसे तो लोग नहीं समझते ना तवक्को है। तो मुझे ये सारे जो मुलव्वस थे इसमें। जी, आपने वो सुन लिया। मैं आगे चलने से कबल यहाँ बिलावल भुट्टो का भी वो चलाना चाहता हूँ, जिसमें सिंधु देश पता नहीं कि क्या बातें की थी उनको, और उसका पूरा दिफा किया था मुराद अली शाह ने 2019 के अंदर। ज़रा वो सुनिएगा। आप इस मुल्क को चलाना, निज़ाम को चलाना इतना मुश्किल, मुल्क को चलाना जो एक वफाक है मुख्तलिफ एथनिसिटी से, मुख्तलिफ ज़ुबान वालों से, जो मिलके एक मुल्क होता है, उसको चलाना कोई क्रिकेट मैच नहीं है। पहले भी ये मुल्क टूटा, हम तो आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे, हम अपना खून देंगे, सर देंगे, मगर पाकिस्तान को आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की आंख उन लोग। अब जरा इन सारी बातों को मिलाकर आप समझ सकते हैं इमरान खान साहब को स्ट्रेटजाइज इस तरह करना होगा। यहाँ देखिए, इदारे बहुत हैं, अदालतें बहुत अहम हैं, कुछ बैठे जजेस पे इख्तलाफ हो सकता है, पाकिस्तान फ़ौज में कुछ अफराद पे आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहैसियत इदारा ये इदारे हैं तो हम हैं। चलें, ले चलते हैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत। इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी अपने आप को अलहदा इसमें कर लिया हुआ है। अपने हवाले से मैं बातें कुछ नहीं बताना चाह रहा हूँ, कुछ बातें हुई हैं ऐसी, अब तक पहुँची होंगी, छोड़ें, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमने तो कौम के लिए काम करना है और वहीं खड़े रहेंगे इस सारे मसले को सामने रखते हुए। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। 9 जून के लिए केस की समाअत मुलतवी हुई। मरियम सफदर और सफदर अवान अदालत में पेश हुए और सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बताया अदालत को, और बात हक़ाइक़ पे है कि पार्लियामेंट से बिल पास हुआ जिसकी सदर ने मंजूरी देनी है, नैब। अब इस नैब अमेंडमेंट का अपीलों पे क्या इतलाक़ होगा, ये मामला बड़ा सीरियस है। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि चेयरमैन नैब ने आज चार्ज छोड़ना है, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक आज खुद नोटिस केस का एक मामला ज़ेर इल्तवा है, और इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़ार किया कि नैब ये बताए कि आज दलाइल देना चाहते हैं या नहीं। मरियम सफदर के वकील और सफदर अवान के वकील ने कहा कि मैं दलाइल दे देता हूँ, ये इस दौरान इंतज़ार कर लें। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के अच्छे रिमार्क्स थे कि चेयरमैन नैब अगर चला भी जाए तो डिप्टी चेयरमैन के पास आर्जी चार्ज होता है। क्या चेयरमैन नैब के जाने के बाद नैब ख़त्म हो गई? और आज तक के कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब के बगैर नैब कुछ भी नहीं है। बात उन्होंने ये लॉजिकल कही है प्रोसिक्यूटर नैब जो स्पेशल हैं जी, नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने। अब वहाँ तोता मैना की कहानियाँ बहुत सी बातें करते हैं, मैं दलाइल बाद में दूंगा, पहले मैं आपको हक़ाइक़ बताता चलूँ। एवन फील्ड का जब ये मामला आया, ग़ालिबन मार्च या अप्रैल की बात है, तो बाकायदा असद खल की तरफ से दरख्वास्त अंदराज मुकदमा या कार्रवाई नैब को मूव की बड़ी डिटेल में दरख्वास्त थी। फिर मैं कोर्टों में गया, कोर्टों में अपना डिवीज़न बेंच के पास गया, फिर लार्जर बेंच के ऑर्डर हो गए। लार्जर बेंच के जब ऑर्डर हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आए, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसकी 126 दिन की समाअत की। कोई सबूत नहीं है आज तक। मैं फिर बताता चलूँ, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, हक़ाइक़ हैं, वो हक़ाइक़ जुटलाए नहीं जा सकते हैं, आप नहीं जुटला सकते हक़ाइक़। इनकी इनकम टैक्स की रिटर्न 20-25 साल की दिखा दें, कौम को बता दें कि इनके पास मनी ट्रेल कहाँ से आया, कहाँ से पैसा आया। ये 126 दिन बहुत है इनके पास। और यहाँ आपको याद है, मैं एक वही वालद की बात करते हैं ना, मियाँ मोहम्मद शरीफ की, और उसके हवाले से जिक्र कर रहे होते हैं, तो मैंने इनकी 9,36,211 रुपये आमदन वो 1990
अपना PTD में जजमेंट बैकग्राउंड पे चला देता हूँ। मैं 9 लाख कह रहा हूँ, 9 करोड़ या 9 अरब नहीं कह रहा आमदन का। जिनकी आमदन उन दिनों 9 लाख 10 लाख के करीब थी, वो अरबों की जायदादें कहाँ से खरीद सकते थे? ये वो इनकम, ये वो रिटर्न मैं आपके सामने बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ। 126 दिन की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, फिर GIT बनी 60 दिन की GIT, कोई सबूत नहीं, कतरी खत आ गए वहां, आप लोगों को पता है। फिर 5 दिन की समाअत सुप्रीम कोर्ट में, कोई चीज़ सामने नहीं आई। और वहाँ फिर जो दुबई के अंदर कंपनी है उसमें तनख्वाह राखे होने के हवाले से मामला है। ये कंसीलमेंट थी, ये छुपाया गया था, तो इसलिए 62(1)(f) बैकग्राउंड पे चल रहा है। आप सगेशियस राइटस ऑनेस्ट या मीन नहीं, और ये जो कहते हैं ना कि फॉर गॉड सेक, अगर आप गलत बयानी करते हैं इलेक्शन एक्ट और आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत आप झूठ बोलते हैं, आप अमानत में ख़यानत करते हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर ये डिसक्वालीफाई हो गए। अब मैं फ़र्क बताता हूँ आपको, डिसक्वालीफाई हो गए। और एक दूसरा कहा कि जो प्रॉपर्टी की डिटेल आई, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन GIT की रिपोर्ट के बाद इस पर नैब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके रेफरेंस फाइल, इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, रेफरेंस फाइल हुआ, कोई सबूत नहीं दे सके। आज भी सबूत देते ना, कतरी खत के अलावा। आपको पता है खच्चरों घोड़ों पे दुबई से चल के अपना सऊदीया पहुंच गए, कितनी देर हमको बेवकूफ़ बनाएंगे? आज भी डिमांड है, आज भी चैलेंज है, दिखा दें कौम को, है नहीं इनके पास ना। फिर ट्रायल हुआ, ट्रायल में भी कुछ नहीं था, ट्रायल में भी यानी आप लाते तो सी सबूत तो आप लाए नहीं हैं। तो जितनी एविडेंस अवेलेबल उसकी बुनियाद पर सज़ा हुई, और सज़ा ठीक हुई इनको। वहाँ नायल ही है, यहाँ सज़ा हुई 10 साल की सज़ा हुई, और आप 10 साल के लिए नाहल भी हैं। अब नैब में ये तब्दीलियाँ कर दी गई, आप 5 साल बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब ये सज़ा कम कैसे कर सकते हैं? हालांकि इसमें बड़ी स्ट्रिक्ट सज़ा होनी चाहिए। और फिर अपीलों में आपको पता है मेरिट से ये भागते रहे, मेडिकल बुनियादों पर ज़मानतें लेते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 हफ्ते की ज़मानत थी, लाहौर हाई कोर्ट में आके मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त दायर कर दी, 4 हफ्तों की इजाज़त मिली 2019 में। जनवरी 2020 में केस लगाने का, आज तक वो केस नहीं लगा। जो हक़ाइक़ है, तल्ख़ हक़ाइक़ जो आप तक बताने हैं। अब वो जो मर्ज़ी करते रहे, अब वो बताना शुरू किया जी। जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया, 28 जुलाई को। 3 अगस्त को तफ्तीश की मंजूरी दे दी, और 18 अगस्त को मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर और सफदर अवान को नैब ने तलबी का नोटिस जारी किया। वकील के ज़रिए बता रहे हैं जी 22 अगस्त को नोटिस का जवाब दिया। तफ्तीशी अफसर ने अबूरी तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार करके रेफरेंस दायर करने की सिफारिश दे दी। तफ्तीशी रिपोर्ट की बुनियाद पर 7 सितंबर 2017 को रेफरेंस दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस की नज़रसानी के फैसला सुना दिया। 9 अक्टूबर 2017 को नैब रेफरेंस की नकूल की कापियाँ तकसीम की गई। वॉल्यूम 10 फ्राहम करने की दरख्वास्त खारिज की, वो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। उस वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या था कि जिससे आप बैठे परेशान हो जाते हैं? वो म्यूचुअल MLAs हैं, और क्या है इसके अलावा? केस में जो दरख्वास्त आई खारिज हुई, दिन में 3 दरख्वास्तें खारिज की गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट के एक्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोकना चाहिए था इस सारे मसले में। 19 अक्टूबर 2017 को फ़र्द जुर्म आयद हो गई, और वाजिद ज़िया ने बताया कि MLA कैसे गई और सवाल क्या भेजा था। वॉल्यूम 10 का रिकॉर्ड नहीं दिया गया तो आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये बताई। मुझे सज़ा ही उन खतूत पर दी गई है। मैंने कॉमन सेंस की बुनियाद पर जिरा की थी कि ख़त किसको लिखा गया, क्या वो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट था? सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर मौजूद है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफ़ार है। एक डॉक्यूमेंट ट्रायल में किसी मुलज़िम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो तो वो मुलज़िम को देना होता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी, वो क्लासीफाई उसको कर दिया गया है, वो कैसे आ सकता है? और बामी कानूनी मुआवनत के 4-5 खतूत फ्राहम किए गए थे। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने डॉक्यूमेंट देने का मकसद ये होता है कि अपना दिफा तैयार कर ले। मुलज़िम में ट्रायल में अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। मैं तो अखबारात पढ़ कर जिरा करता रहा। डिप्टी प्रोसिक्यूटर और यानी यहाँ पर आकर ना वो बोले, और इस पर डांट दिया गया कि आपने क्रॉस टॉक करेंगे तो 8 बजे के शो में तो नहीं बैठे हुए। नैब ऑर्डिनेंस 99 के तहत फ़र्द जुर्म में तरमीम के लिए दरख्वास्त दी। 8 नवंबर 2017 को दरख्वास्त मंजूर हुई, और अपील और यहाँ जो है ज़िमनी रेफरेंस के साथ कोई इजाफी डॉक्यूमेंट लगाए गए। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब नवाज शरीफ की तकरीर और हसन हुसैन मरियम नवाज़ के इंटरव्यू का हिस्सा बनाया गया। फ्रांसिक एक्सपर्ट रॉबर्ट रैडले के फ़ॉन्ट के हवाले से रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। कानून कहता है कि हर जुर्म की चार्जशीट वाज़ेह होनी चाहिए। एक बात लिख कर दी है कि आपने ये जुर्म और उसकी मुआवनत की है। अब यहाँ वही अखबारी खबर इस केस में बताया कि कौन सा इंसाफ का कत्ल हुआ,
किस तरह अदालतों को मिलाइन करते रहे आप? 1000 दफ़ा सोचना चाहिए लफ्ज़ इस्तेमाल। 16 गवाहों की शहादतें मुकम्मल हुई जबकि 17 अप्रैल 2018 को DG नैब को समन करने की दरख्वास्त दी। बामी कानूनी मुआवनत के खतूत की फराहमी का रिकॉर्ड फ्राहम करने के लिए गवाह को समन करने की दरख्वास्त मंजूर हुई। 3 जुलाई 2018 को हतमी दिलाई दी। 5 जुलाई को नवाज शरीफ ने दरख्वास्त दी कि हतमी फैसले के ऐलान को मौखर किया जाए और वो लंदन में बैठे हुए थे। यहाँ जो बात है वो मुस्तरद होगी और तमाम मुलज़मों को करप्शन और बदनीति के इल्ज़ाम से जो है ना जी ये बता दिया। मुलज़मों को आमदन से ज़्यादा सासों पर कैद बामुशक्क़त और जुर्मानों की सज़ा हुई। तो ये करप्शन और बदयानती बात फिर ऑफ शूट है, सेक्शन 9 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। आपकी औकात से आपके साथ है, ये करप्शन कहलाएगा, इसके लिए करप्शन नहीं आनी चाहिए। ये तो अखबारी खबरें बनाते फिर रहे हैं। अदालत को भी इस हवाले से यकीनन क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए थी। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम सफदर और सफदर अबान की जो है ना जी जब ज़िमनी चलान रेफरेंस या चलान आ जाए तो चार्ज में तरमीम ना करने के क्या असरात होंगे। जस्टिस आमिर फारूक साहब देखना होता है कि इस बात के क्या असरात हैं। मेरे केस में इसके असरात हैं और नैब में नैब रेफरेंस में ज़राए आमदन की तहकीकात ही नहीं की गई। नैब ने एवन फील्ड असासों की कीमतों का तयन भी नहीं किया। ये वो बता रही हैं, हालांकि मैं वो CMA में ये रिकॉर्ड सारा कुछ सामने आ चुका है। आमदन और असासों की कीमतों के तयन के बगैर असातिज़ा की सज़ा कैसे दी जा सकती है। और जज़वी दलाइल उन्होंने मुकम्मल कर लिए। ये 9 जून तक समाअत जो है इस केस की मुलतवी हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट में जो लार्जर बेंच है उसमें हमजा शरीफ की हल्फ के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई। उस्मान मंसूर जो हैं हमजा शरीफ के वकील, उन्होंने आला कुछ अदालतों के फ़ैसलों की बात जिक्र किया और ऐसा इशू हमारी कौम के सामने पहली बार आया है। गवर्नर पंजाब ने हल्फ नहीं लिया, हक़ाइक़ को मद्देनज़र किया। ये वो आर्गूमेंट उनके सदर को मरासा लिख दिया और यहाँ जो है ना यहाँ ये पूछा गया, इंडियन आइन का हवाला दे रहे हैं कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर की तकर्री करता है। हमारे आइन में ऐसा नहीं है। गवर्नर की नज़र में वज़ीरा का इलेक्शन गैर आइनी है और ये वजह है थी मैंने आर्गूमेंट किया था आर्टिकल 104 को अगर पढ़े 130 विद इन ब्रैकेट 4 को अगर पढ़ें तो इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन गैर कानूनी है। तो गवर्नर को इख्तियार दिया। मैंने ओथ में डिस्टिंग्विश किया, डिफरेंट ओथ में, और ख़ास पर सदर और अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की ओथ में डिस्टिंग्विश किया कि यहाँ ये इख्तियार जो है ना आर्टिकल 69 में अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकते आप। और गवर्नर के मुताबिक जो है ना इलेक्शन गैलरी में हुआ और गैर कानूनी हुआ है। क्या फिर भी गवर्नर आंखें बंद करके हलफ लेगा? ये बड़े ख़ास रिमार्क थे जस्टिस सदाकत अली खान साहब के। गवर्नर इलेक्शन की लाकानूनीयत या लाकूनीयत पर सवाल नहीं उठा सकता। ये आप देखें ना, ये आइन के मुताबिक गवर्नर इलेक्शन से मुतालिक ज़्यादा सोचो विचार नहीं कर सकता। अगर गवर्नर को गलत समरी भेज दी जाए जिसमें कम वोटों से हल्फ लेने की दरख्वास्त की गई तो तब गवर्नर क्या करेगा? जैसे साजिद मुशर्रफ के बड़े रेलेवेंट चीफ मिनिस्टर के लिए पहली वोटिंग में 186 वोट लेने वाला चीफ मिनिस्टर बनेगा। अगर कोई भी 186 वोट नहीं लेता तो दूसरी बात वोटिंग में ज़्यादा वोट लेने वाला चीफ मिनिस्टर होगा। गवर्नर के पास जब रूल 21 के तहत मामला जाता है तो क्या देख नहीं सकता कि जालसाजी या फ्रॉड हुआ? ये बात वही है कि मैंने कहा था कि ये एक बेसिकली रिटर्निंग ऑफिसर है, इसके अलावा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को और कोई किरदार नहीं है। आर्टिकल 4 को देखने की बात है तो उसकी ड्यूटी है, कहा ना टू एक्ट इन आर्टिकल 4 बैकग्राउंड पे चल रहा है। आज हलफ भी पढ़ा गया गवर्नर का, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। बताया जाएगा गवर्नर सिर्फ रूल 21 को देखा जाएगा, गवर्नर रूल्स पर अमल दरामद करने का पाबंद है। अब ये बात वो बता रहे हैं, लेकिन आइन हम बात कर रहे हैं आइन की, आइन के आर्टिकल 130(5) की बात कर रहे हैं, 4 और 5 की बात कर रहे हैं कि गवर्नर पाबंद नहीं कि उसे आइन और कानून के मुताबिक देखना है। जो डेक्लेरेशन रूल्स 21 के तहत भेजा जा रहा है क्या वो सिर्फ उसको देखेगा? यानी अगर इलेक्शन फ्रॉड भी हो तो क्या अगर गवर्नर हलफ लेने का पाबंद है, क्या गवर्नर को ये नहीं देखना कि जिन्होंने वोट दिए हैं वो अहल भी हैं कि नहीं? गवर्नर पाबंद है कि जिससे ज़्यादा वोट हासिल करे उसका हलफ ले ले। ये वो कहते हैं आइन के मुताबिक है। अब यहाँ जो बात है ना जी, यहाँ मुतनाज़ा सर्टिफिकेट दे देना और आज जो पर्टिनेंट सवाल जो अदालत के सामने आए हैं, और एक और सवाल आया, फ़र्ज़ करें इलेक्शन ना हो तो स्पीकर डेक्लेरेशन भेज दे तो क्या गवर्नर भी हल्फ ले लेगा? ये अदालत का सवाल था। ऐसा जर्मनी में तो मुमकिन है, पाकिस्तान में नहीं। अब जो हुआ वो 150 साल की तारीख में नहीं हुआ। ये इतने लोटे पहले कभी नहीं चले असेंबली में है। अदालत के यहाँ कहका आया या और यहाँ और अदालत को कहा गया और बताया गया कि गवर्नर सदर पाकिस्तान को रिपोर्ट भिजवा सकता है, आइंदा इस पॉइंट पर अदालत को आगाह किया जाए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अदालत के सामने रखी हैं और इन चीज़ों को अगर आप समझ देखें तो आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात की तरह यहाँ बड़ी वजाहत के साथ बात है। मिसाल के तौर पर असेंबली में मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस बारे में,
कि यहाँ अदालत तो देख ही नहीं सकती। फ़र्ज़ करें 186 वोट हैं, 185 वोट पड़ते हैं और वो सर्टिफिकेट दे देता है जनाब 187 वोट हैं, तो वो तो चैलेंज ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए तो गवर्नर और सदर को इख्तियार दिया है कि वो इलेक्शन की लीगलिटी देखे। कॉल अपॉन का लफ्ज़ जो है ना 130 और 91 ये बैकग्राउंड पे ख़ास तौर पर जो हल्फ के हवाले से ये चल रहे होंगे, ये समझाने के लिए, ये समझने के लिए, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें और आसानी से हज़म भी कर सकें। जी मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।